नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप हिंदी पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखने जा रहे हैं। हिंदी पेडागोजी सीरीज की ये प्रमुख 6वीं वीडियो होने जा रही है। अगर आप हिंदी के साथ साथ सीटेट में पूछे जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना और समझना चाहते हैं, साथ ही साथ सीटेट अपर प्राइमरी और प्राइमरी दोनों लेवल के प्रीवियस ईयर पेपर के कंप्लीट सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास अपनी भाषा संपदा होती है, लेकिन किस बात की सचेत जानकारी नहीं होती है। ध्यान से समझिएगा, जब बच्चे विद्यालय आते हैं उसके पहले ही विद्यालय जाने से पहले ही बच्चे अपनी मातृभाषा सीख लेते हैं, यानी मातृभाषा उनकी भाषा संपदा हो गई। तो मातृभाषा तो बच्चे जानते हैं, लेकिन किसका सचेत जानकारी नहीं होता है वो हमसे पूछा जा रहा है। देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, व्याकरण का। क्यों? क्योंकि देखिए, व्याकरण यानी कि औपचारिक तरीके से हम लोग व्याकरण सीखते हैं, लेकिन बच्चे ने जो भाषा अर्जित की है वो कैसे की है, वो पर्यावरण के संपर्क में आने की वजह से, यानी कि जो भी बच्चे का नेचुरल इन्वायरमेंट था जन्म के बाद से, उनके माता पिता या फिर उनके परिवार के सदस्यों के द्वारा जो भी भाषा बोली जा रही थी हूबहू उन्होंने उस बच्चे ने अनुकरण करते करते उस भाषा को सीख लिया। जैसे कि अगर इंडिया में किसी बच्चे का उत्तर प्रदेश में जन्म हो रहा है तो वो हिंदी भाषा का अनुकरण करते करते हिंदी भाषा अर्जित कर लेता है। और अगर यही बच्चा अमेरिका में पैदा हुआ होता तो वहाँ पर इंग्लिश इन्वायरमेंट थी और इंग्लिश का अनुकरण करते हुए वो इंग्लिश सीख जाता बोलना, और इसे हम लोग भाषा का अर्जन बोलते हैं। यानी कि अर्जन, भाषा के अर्जन में ये होता है कि बिना व्याकरणिक नियमों के और बिना औपचारिक तरीके से बच्चे भाषा सीखते हैं। क्यों? क्योंकि जब बच्चे का जन्म हुआ होगा तो उसे भी एक भाषा की आवश्यकता होगी ताकि वह अपनी बातों को अभिव्यक्त कर पाए बोल करके। ठीक है, तो उसके लिए एक मजबूरी बन गई कि मुझे भी भाषा सीखनी पड़ेगी, और इसके लिए वह अपने आसपास के लोगों के द्वारा जो भाषा बोली जा रही थी हूबहू उनका अनुकरण करते हुए उन्हीं की तरह वो बोलना सीख जाता है, जिसे हम लोग भाषा का अर्जन कहते हैं। तो इसमें व्याकरण की सचेत जानकारी नहीं होती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, जिन बच्चों को पढ़ने में कठिनाई होती है वे किससे प्रभावित होते हैं। तो पढ़ने में कठिनाई यानी कि डिसलेक्सिया की बात की जा रही है। विकल्प नंबर 3 डिसलेक्सिया इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, भाषा आकलन का उद्देश्य नहीं है, निगेटिव सेंस में हमसे पूछा गया है। चलिए, भाषा आकलन का मतलब ये होता है कि भाषा सीखने के दौरान कहाँ पर बच्चे को समस्या आ रही है उस समस्या का पता लगाना। ठीक है, ये होता है भाषा आकलन का उद्देश्य। इसी को ध्यान में रख करके हम लोग उत्तर ढूंढेंगे। पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि बच्चे के सीखने में मदद करना। जाहिर सी बात है, बच्चे के सीखने में आप मदद कैसे करेंगे? जैसे कि बच्चा लैंग्वेज सीख रहा है, उस लैंग्वेज को सीखने में कहाँ कहाँ पर उसको प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम को जानेंगे तभी तो आप उस प्रॉब्लम को दूर करके बच्चे को सीखने में मदद करेंगे। तो भाषा आकलन का मतलब ही यही होता है कि बच्चे की समस्याओं को जानना और उसको दूर करने की कोशिश करना। तो ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि बच्चे की सीखने में मदद की जा रही है, और मदद तभी हो पाएगा जब हम लोग उसकी समस्याओं के बारे में जानेंगे, यानी कि ये भाषा आकलन का उद्देश्य होगा। चूंकि ये पॉजिटिव सेंस में, इस वजह से उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था। दूसरा देखिए, बच्चों के सीखने के तरीके के बारे में जानना। सही बात है, अब बच्चा किस विधि के माध्यम से भाषा के बारे में सीख रहा है। हो सकता है कि वो गलत विधि अपना रहा हो और जिसकी वजह से उसको समस्या फेस करनी पड़ रही हो। इस वजह से उसका आकलन किया जा सकता है कि उसके द्वारा कौन सी विधि अपनाई जा रही है। अगर वो गलत है तो सही तरीके के बारे में उसको सजेस्ट किया जा सकता है, यानी कि उसके तरीके के बारे में जानना, ये भी भाषा आकलन का उद्देश्य होता है। ठीक है, तो विकल्प नंबर 2 भी पॉजिटिव है। चूंकि पॉजिटिव है और हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था, इस वजह से ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा विकल्प देखिए, बच्चों को अपनी गति से सीखने के अवसर देना। ये भी बात बिल्कुल सही है। अब प्रत्येक बच्चा अपने आप में यूनिक है, प्रत्येक बच्चा दूसरे से व्यक्तिगत भिन्नता की वजह से एक गति से नहीं सीख सकता, यानी सबकी गति अलग होगी। तो जाहिर सी बात है, बच्चे की जो व्यवहारिक गति है, यानी व्यक्तिगत जो अलग अलग गति है भाषा सीखने की, उसमें उसको अवसर देना। आप किसी को किसी के कंपैरिजन के तौर पर उसको प्रेशराइज नहीं कर सकते कि वो कितना जल्दी भाषा को एक्वायर कर रहा है या फिर सीख रहा है और आप कितना धीमे कर रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक बच्चा अपने आप में यूनिक है और दूसरे से भिन्न है। इस वजह से सबकी
अपनी गति होगी सीखने की और उसके लिए प्रत्येक बच्चे को अपने गति से सीखने का अवसर दिया जाना चाहिए। ये भी विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है और हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था, इस वजह से ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 3। देखिए, कहा जा रहा है कि बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण करना। ये विकल्प निगेटिव है। कैसे निगेटिव है? देखिए, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण कब किया जाता है? जब फाइनल एग्जाम में किया जाता है। पास या फिर फेल का डिसीजन कब आता है? फाइनल एग्जाम में। और फाइनल एग्जाम जो होता है वो आपका योगात्मक आकलन होता है, ना कि भाषा का आकलन होता है। तो ये चूंकि भाषा के आकलन के संदर्भ में पूछा गया था, तो ये भाषा के आकलन का उद्देश्य कतई भी नहीं होता है बच्चों को उत्तीर्ण या फिर अनुत्तीर्ण करना, चूंकि निगेटिव सेंस में पूछा गया था और यही आपका निगेटिव है। इस वजह से विकल्प नंबर 3 यहां पर बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, भाषाई क्षमता के आकलन की दृष्टि से निम्न में से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उचित है? पॉजिटिव सेंस में हमसे पूछा गया है। चलिए, भाषाई क्षमता का आकलन करने के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चे को हम अपने भाषा में, अपनी लैंग्वेज में खुद उसको एक्सप्रेस करने का मौका दें। यानी जितना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को अवसर दिया जाएगा अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, उतना ही उसकी भाषाई क्षमता का आकलन बेहतरीन तरीके से किया जा सकता है। इसी को ध्यान में रख करके हम लोग उत्तर ढूंढेंगे। यहाँ पर देखिए, चौथे विकल्प से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। कहा जा रहा है कि चूहा टोपी पर सितारे क्यों लगवाना चाहता था। यहाँ पर एक्चुअली किसी कहानी की बात की जा रही है। प्राइमरी में जो भी इस टॉपिक पर कहानी होगा उसकी बात की जा रही है और चौथा प्रश्न पूछा जा रहा है कि चूहा टोपी पर सितारे क्यों लगवाना चाहता था। तो जाहिर सी बात है, चूहा कैरेक्टर जो है उस कहानी में वो क्यों लगवाना चाहता था, उसका कोई रीजन होगा। तो उस रीजन में किसी भी बच्चे को अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि जब बच्चे ने कहानी सुनी होगी तो उसे पता होगा कि चूहा टोपी पर सितारे क्यों लगवाना चाहता था। तो वो पर्टिकुलर रीजन जानता है। इसमें वो अपना कोई भी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करेगा और ना ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। जो चीज़ उसने कहानी में पढ़ी है हूबहू वो उसको उगल देगा, सिर्फ बता देगा। तो ये विकल्प संकुचित था, हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि वो विकल्प ब्रॉड सेंस में होगा जिसमें बच्चा कुछ क्रिटिकल थिंकिंग करेगा और अपने जो मौलिक विचार हैं उसको अभिव्यक्त कर रहा होगा। ठीक है। तीसरा देखिए, चूहा टोपी क्यों पहनना चाहता था। तो ये भी कहानी पर सीधे तौर पर प्रश्न आधारित है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, दर्जी चूहे किस बात से डर गया। तो ये भी कहानी पर सिंपली आधारित प्रश्न है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 1। देखिए, तुम बजाज होते तो चूहे को कपड़ा देते या नहीं और क्यों। यहाँ पर देखिए, ये जो प्रश्न है उसमें उस कहानी के आधार पर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि अगर आप उस कैरेक्टर के जगह पर होते तो आप क्या करते। तो यहाँ पर अब कहानी के तौर पर आप उत्तर नहीं दे पाएंगे। अब आप अपने आप को, अपने मौलिक विचारों को आपको अभिव्यक्त करना होगा कि आप अगर उस कैरेक्टर में होते तो आप क्या करते और क्यों करते। तो इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे को अपने आप को एक्सप्रेस, यानी अपने आप के मौलिक विचारों को अभिव्यक्त करने का मौका मिलेगा और इसमें उसके भाषाई क्षमता का आकलन बिल्कुल सही तरीके से किया जा सकता है। इस वजह से विकल्प नंबर 1 बिल्कुल पॉजिटिव है और चूंकि पॉजिटिव सेंस में हमसे पूछा गया था, इस वजह से विकल्प नंबर 1 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, बहुभाषिक कक्षा की दृष्टि से कौन सा क्रियाकलाप अधिक उचित होगा। सबसे पहले बात करेंगे बहुभाषिक कक्षा होता क्या है। तो ऐसी कक्षा जिसमें मान लीजिए कि अलग अलग राज्य से आए हुए बालक हैं जिनकी मातृभाषा अलग हो सकती है। कोई पंजाब से आया तो उसकी पंजाबी होगी, कोई उत्तर प्रदेश का तो उसका हिंदी होगा, कोई उड़ीसा से आया होगा तो उड़िया होगा, कोई साउथ से आया होगा तो तमिल तेलुगु और मलयालम में से कुछ भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में एज ए टीचर्स आपके पास भी लिमिटेशंस है कि आप कितने बच्चों की मातृभाषा को सीखेंगे। तो ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है कि सभी बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जा सके। तो ये बहुभाषिकता ये कहती है कि बच्चे का जो भी मातृभाषा है, बच्चे को अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए अपनी मातृभाषा में स्वतंत्रता प्रदान की जाए। तो ये होता है बहुभाषिकता, यानी कि अपनी मातृभाषा से शुरू करके और विद्यालय की जो औपचारिक भाषा है, यानी कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश का विद्यालय तो हिंदी औपचारिक भाषा हो सकती है, तो औपचारिक भाषा की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ना, यानी कि विद्यालय की भाषा की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ना, ये होता है बहुभाषिकता। और बच्चे जब अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो एनसीएफ 2005 इसको संसाधन के तौर पर देखता है। क्यों? क्योंकि देखिए, बच्चे जब अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर रहे होंगे बोलने में या फिर अपने आप को अभिव्यक्त करने में, तो उससे होगा क्या कि अन्य बच्चे जो कि उसकी मातृभाषा से परिचित नहीं है लेकिन उनको सुन जरूर रहे होंगे और इसकी वजह से उनके भाषा के शब्दावलियों के बारे में वो जान रहे हैं। इस वजह से बच्चों में नए नए शब्दों को जानने का अवसर मिलेगा। इसीलिए एनसीएफ 2005 बहुभाषिकता को संसाधन के तौर पर देखती है। तो हमें पॉजिटिव सेंस में पूछा गया है, तो इसी को ध्यान में रख करके उत्तर देंगे। पहला विकल्प दिया गया है कि अपनी भाषा के 5 शब्द बोलो। देखिए,
केवल शब्दों को सुन करके बच्चा किसी की दूसरी लैंग्वेज के बारे में उतना जागरूक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हम लोग बचपन से क्या करते हैं, इंग्लिश को कम्युनिकेट नहीं करते हैं। जैसे नेचुरल वे में अगर हम लोग किसी भी लैंग्वेज में बोलना सीखना चाहें तो वो बहुत ईजी होता है कि हमें वो इन्वायरमेंट दे दिया जाए। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि कॉन्वेंट विद्यालय या फिर जो सीबीएसई बोर्ड के विद्यालय, वहाँ के बच्चे प्राइमरी में ही इंग्लिश बोलना सीख जाते हैं। क्यों बोलना सीख जा रहे हैं? क्योंकि वहाँ का इन्वायरमेंट ऐसा दे दिया गया है कि सभी बच्चे इंग्लिश में ही बात करेंगे, यानी कि इन्वायरमेंट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पर केवल 5 शब्द बोलने मात्र से दूसरा जो बच्चा है वो उसकी मातृभाषा के बारे में ज़्यादा नहीं जान पाएगा। तो ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा संकुचित होने की वजह से। दूसरा देखिए, अपनी भाषा के 5 शब्द लिखो, ये भी निगेटिव है, क्योंकि जब भाषा के 5 शब्द लिखेगा तो जाहिर सी बात है वो ज़्यादा से ज़्यादा टीचर उसको देखेगा, अन्य बच्चे उसको नहीं देख पाएंगे। तो बहुभाषिकता संसाधन के तौर पर यूज करने के लिए ये ज़्यादा जरूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसकी बातों को सुने, ना कि कॉपी में वो लिखे। तो ये विकल्प निगेटिव, तो हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, अपनी भाषा के 10 वाक्य लिखो, ये भी संकुचित है। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, अपनी भाषा में कहानी सुनाइए। मान लीजिए कि उड़ीसा वाला बालक अपनी भाषा में कोई कहानी सुना रहा है जिसमें कम से कम 5-6 वाक्य भी होंगे, तो उसमें शब्दों की संख्या लगभग 100 से 150 हो सकती है। तो इसमें क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मौका मिल रहा है उस पर्टिकुलर मातृभाषा के शब्दावलियों को जानने के संदर्भ में। तो इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे को अवसर मिलेगा दूसरे की भाषा को सीखने में या फिर समझने में। तो ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है ब्रॉड सेंस में होने की वजह से। इस वजह से विकल्प नंबर 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, पढ़ना और लिखना सीखना तब सरल होता है जब, यानी कि पढ़ना और लिखना कब हम लोग आसानी से सीख सकते हैं। चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि निरंतर परीक्षाओं का आयोजन करना। परीक्षा यहाँ पर निगेटिव सेंस में, क्यों? क्योंकि यहाँ पर परीक्षा नहीं आना चाहिए, यहाँ पर आकलन होना चाहिए कि निरंतर आकलन का आयोजन करना, यानी बच्चे पढ़ना और लिखना सीखने में कहाँ पर कठिनाई फेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर परीक्षा एग्जाम ना होकर के इवैल्यूएशन होना चाहिए, यानी कि आकलन होना चाहिए। तो ये विकल्प परीक्षा की वजह से निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, निरंतर अभ्यास कराया जाए। देखिए, अभ्यास कराना यानी कि एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट की बात की जा रही है। अभ्यास कराना कैसे होगा? या तो आप होमवर्क दे रहे होंगे या फिर कंट्रोल्ड एक इन्वायरमेंट होगा जिसमें बच्चों को अभिव्यक्त करने का मौका दिया जा रहा है। तो ये थोड़ा संकुचित है। क्यों? क्योंकि बच्चे जब तक खुल करके उस भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक वो पढ़ना लिखना नहीं सीख पाएंगे। और कितना आप अभ्यास करा लेंगे बच्चे को, तो जरूरी ये है कि उसको स्वतंत्र छोड़ दिया जाए उस भाषा को पढ़ना लिखना सीखने के लिए। तो ये विकल्प संकुचित था, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, उन्हें वर्णमाला ज्ञान के साथ जोड़ा जाए। देखिए, वर्णमाला बहुत संकुचित हो जाता है। पढ़ना और लिखना के लिए केवल वर्णमाला तक सीमित नहीं रहा जा सकता। जैसे मान लीजिए क ख ग घ ज्ञ तक आपने सीख लिया, तो क्या इससे आप पढ़ना और लिखना सीख पाएंगे? नहीं सीख पाएंगे। ये बहुत संकुचित है। केवल वर्णमाला से आप लिखना और पढ़ना नहीं सीख सकते हैं। ये विकल्प निगेटिव है, क्योंकि उसके बाद शब्दों को जानना होगा। शब्दों के बाद से कुछ शब्द मिलकर के वाक्य बने होंगे और वाक्य मिलकर के आपका पूरा एक तरीके से पैराग्राफ बनेगा और पैराग्राफ मिलकर के पूरा एक कहानी बन रहा होगा। तो वर्णमाला सबसे छोटी इकाई माना जा सकता है वर्णमाला का ज्ञान होना। ठीक है, तो ये बहुत संकुचित था, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, उन्हें किसी उद्देश्य के साथ जोड़ा जाए। देखिए, कोई भी चीज़ जब की जाती है उसका कोई उद्देश्य होता है तो हम चीज़ों को जल्दी सीख पाते हैं। जैसे कि आप सीटेट के लिए ये पेपर देख रहे हैं तो आपका एक टारगेट है कि आपको सीटेट की परीक्षा अच्छे मार्क्स से पास करना है। यानी कि अगर आपका उद्देश्य नहीं होता सीटेट परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए तो शायद आप ये वीडियो देख भी नहीं रहे होते। यानी कि पर्टिकुलर किसी पर्पज के लिए जब हम काम करते हैं तो उसमें अपना 100% देते हैं और चीज़ों को समझने में हमारी पूरी एकाग्रता लगी होती है। यानी कि जब तक उद्देश्य से किसी भी चीज़ को हम लोग नहीं जोड़ेंगे तब तक सीखने में कठिनाई होगी, और अगर उद्देश्य जोड़ दिया जाएगा तो सीखना बहुत आसान हो जाता है। विकल्प नंबर 1 पॉजिटिव है और यही इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, भाषा के 2 पक्ष होते हैं, पहला संरचनात्मक पक्ष और दूसरा क्रियात्मक पक्ष या फिर इसे प्रकार्यात्मक पक्ष कहते हैं। यानी कि भाषा की संरचना के बारे में हम लोग व्याकरण के नियमों के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब नियम आपने पढ़ लिया, सभी संरचना के बारे में जान लिया, अब उस भाषा का प्रयोग आप फंक्शनली करेंगे तभी तो आप चीज़ों को प्रैक्टिकली और नेचुरल वे में सीख पाएंगे। यानी कि जो क्रियात्मक होता है या फिर प्रक्रियात्मक होता है वो भाषा का दूसरा पक्ष होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा।
अगला प्रश्न पूछा गया है भाषाई क्षमताओं के बारे में कौन सा उचित नहीं है। सबसे पहले जान लीजिए कि भाषाई क्षमताएं यानी कि भाषाई कौशल की अगर बात की जाए तो कौन कौन से होते हैं। तो भाषा के 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। देखिए इनका एक निश्चित क्रम जरूर होता है कि पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और अंत में लिखना। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बच्चे को इसी क्रम में सिखाया जाएगा। ये क्रम इसलिए डिसाइड किया गया है ताकि चीज़ें थोड़ा हायरार्किकली आसान हो पाए, लेकिन इसी क्रम को फॉलो केवल नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब कि जब बच्चा प्राइमरी में पहली बार कक्षा 1 में गया है तो ऐसा थोड़ी है कि पहले उसको केवल सुनना सिखाया जा रहा है, और ऐसा थोड़ी है कि बाद में उसके सुनना सीखने के बाद से उसको बोलना सिखाया जाएगा, उसके बाद से उसको पढ़ना सिखाया जाएगा और अंत में लिखना सिखाया जाएगा। जब बच्चा प्राइमरी में गया उसी दिन उसको लिखना भी सिखाया जा रहा है, पढ़ना भी सिखाया जा रहा है, बोलना भी और सुनना भी सिखाया जा रहा है। यानी कि जो चारों भाषाई कौशल होते हैं, जो चारों भाषाई क्षमताएं होती हैं, उन पर एक साथ काम किया जाता है। वो एक दूसरे से अंतःक्रिया करके बच्चे उसको सीखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 से शुरुआत करेंगे। कहा क्या जा रहा है कि देखिए हमसे उचित नहीं है, यानी निगेटिव सेंस में पूछा गया। ठीक है, पहला विकल्प दिया गया भाषाई क्षमताएं एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए कैसे प्रभावित करती हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर मैं कोई मान लीजिए आप बिहार राज्य से संबंधित हैं, ठीक है, तो वहाँ का जो टोन है बोलने का, अगर आप हिंदी भी बोलेंगे तो वहाँ पर बिहारी टच आएगा। जैसे हरियाणवी का कोई छात्र है तो वहाँ पर भले ही बंदा हिंदी में क्यों ना बात कर रहा हो, लेकिन वहाँ की क्षेत्रीयता की वजह से जो हरियाणवी टच है उसकी हिंदी में भी दिखाई देगा। तो यानी कि जो चीज़ वो बचपन से सुनता आ रहा है, सुनने का कौशल वो हरियाणवी टच बचपन से सुनता आ रहा है, जब वो बोलना भी नहीं जा रहा था। यानी सुनने की वजह से उसने उस शब्दों को उसी प्रकार से अनुकरण कर लिया, और उसके बाद से जब वो बोलना सीखा तो उसी प्रकार से वो बोला। यानी कि वो टच जो हरियाणवी टच था वो उसकी भाषा में आ गया। यानी कि जैसा उसने सुना वैसा उसने बोला। यानी कि ये एक दूसरे को बुरी तरीके से प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है, इस वजह से ये विकल्प पॉजिटिव हो गया और हमारा उत्तर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया है। दूसरा देखिए भाषाई क्षमताएं एक क्रम से नहीं सीखी जाती, तो ये भी विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि ऐसा नहीं है कि जब बच्चा प्राइमरी में जाएगा तो केवल पहले उसको सुनना बताया जाएगा, उसके बाद बोलना बताया जाएगा, फिर पढ़ना बताया जाएगा और अंत में लिखना बताया जाएगा। चारों जो भी कौशल हैं वो एक साथ विकसित करने की कोशिश की जाती है प्राइमरी लेवल में। ठीक है, तो ये क्रम से नहीं होती हैं। ठीक है, चूंकि ये पॉजिटिव सेंस में था इस वजह से उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए भाषाई क्षमताओं में समझ अंतर्निहित है। ये भी बात बिल्कुल सही है। अब मान लीजिए कोई कुछ कह रहा है और आप उसको सुन रहे हैं, तो आप सुन करके उसका अर्थ ही तो ग्रहण करेंगे, यानी समझ तो उसमें अंतर्निहित हो ही रही है। यानी ये भी बिल्कुल पॉजिटिव है, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 3। देखिए भाषाई क्षमताएं एक क्रम से सीखी जाती हैं, तो ये विकल्प निगेटिव है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि ऐसा नहीं है कि पहले केवल सुनना बच्चे को बताया जाएगा, फिर बोलना, फिर पढ़ना और अंत में लिखना। सभी कौशल पर एक साथ काम किया जाता है और ये क्रम से नहीं सीखी जाती, इस वजह से ये निगेटिव था। और चूंकि निगेटिव हमसे पूछा गया, इस वजह से विकल्प नंबर 3 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है विद्यालय की पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाएं ऐसी हो जो बच्चों को किसके अवसर प्रदान करें। ध्यान से समझिएगा, पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि मौखिक अभिव्यक्ति का। देखिए भाषा के 4 कौशल होते हैं और पाठ्य सहगामी क्रिया ऐसी होनी चाहिए जो भाषा के चारों कौशलों पर फोकस करे। मौखिक अभिव्यक्ति की अगर बात करें तो बच्चा अपने मौलिक विचारों को बोल करके एक्सप्रेस कर रहा होगा, यानी कि इसमें सिर्फ बोलने का कौशल इससे परिलक्षित होगा। ये विकल्प संकुचित है क्योंकि चारों कौशल की बात नहीं कर रहा था। दूसरा देखिए लिखित अभिव्यक्ति, ये केवल लिखने की बात करता है, यानी कि बाकी के जो 3 कौशल बच गए हैं सुनना, बोलना और पढ़ना, उस पर फोकस नहीं कर रहा है। ये विकल्प हमारा नहीं होगा। चौथा देखिए अभिनय की बात की गई है। अभिनय में ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है कि रोल प्ले की कोई कैरेक्टर कर रहा है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे कैरेक्टर की बातों को सुनेगा और सुन करके रिएक्ट करेगा, यानी कि बोलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही कौशल इसमें विकसित किया जा सकता है। लेकिन अगर बात करें भाषा प्रयोग की तो ये सबसे ज़्यादा ब्रॉड सेंस में। क्यों? क्योंकि भाषा में चारों कौशल इसमें एक तरीके से अंतर्निहित हैं। यानी कि देखिए ये मौखिक भी इसमें शामिल है, लिखित भी शामिल है और अभिनय तो शामिल है ही, क्योंकि अभिनय में ये दोनों शामिल थे, पहला और दूसरा। ठीक है, तो इसका जो सबसे ब्रॉड सेंस है वो भाषा का प्रयोग है। कैसे? देखिए सुनना कैसे इसमें होगा। मान लीजिए आप 2 लोग इंटरेक्शन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसकी बातों को आप सुन रहे होंगे और सुन करके
रिएक्ट करेंगे, यानी कि बोलने का कौशल और सुनने का कौशल आ गया। उसके बाद से देखिए, मान लीजिए कोई रिटर्न कम्युनिकेशन आप किसी से कर रहे हैं, पत्र आपको मिला, पत्र को आप पढ़ते हैं तो पढ़ने का कौशल आप में विकसित होगा, और पढ़ने के बाद से आप उस पत्र का जब आप उत्तर देते हैं तो लिखने का भी कौशल आप में विकसित होगा। ये कैसे हो रहा है? ये भाषा के प्रयोग से हो रहा है। अब भाषा का प्रयोग या तो हम मौखिक तरीके से करें या तो लिखित तरीके से कर सकते हैं। तो दोनों ही माध्यम से चारों जो कौशल हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, उस पर फोकस किया जा रहा है। इस वजह से ये ब्रॉड सेंस में था और इस वजह से ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, भाषाई क्षमताओं के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। फिर से हमसे पॉजिटिव सेंस में पूछा गया है। देखिए, पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि रेडियो से हम लोग क्या करते हैं कि केवल सुन सकते हैं, तो केवल श्रवण कौशल हमें विकसित होगा। तो ये विकल्प संकुचित है, क्योंकि भाषाई क्षमता में चारों कौशल की बात होनी चाहिए, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। रेडियो में केवल हम सुन सकते हैं, तो केवल श्रवण कौशल का हमारे अंदर विकास हो रहा है। इसी प्रकार से देखिए, टेलीविजन की बात करें तो टेलीविजन में हम लोग देख सकते हैं और सुन सकते हैं, तो जाहिर सी बात है हम लोग कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, ना तो लिख करके और ना ही बोल करके, सिर्फ सुन पा रहे हैं। इस वजह से और ज़्यादा से ज़्यादा जो टेलीविज़न में न्यूज़ चलते रहते हैं उसको हम लोग पढ़ सकते हैं, यानी कि सुनना और पढ़ने का कौशल केवल टेलीविज़न के माध्यम से फोकस किया जा रहा है। बाकी के जो 2 कौशल हैं, यानी कि बोलना और लिखना, ये इसके तहत पूर्ण नहीं हो पा रही है। इस वजह से ये संकुचित हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, परीक्षाएं की बात की गई है, तो परीक्षा के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रश्नों को पढ़ सकते हैं। पेपर में जो प्रश्न पत्र आया है, यानी कि पेपर में प्रश्नों को पढ़ेंगे और पढ़ करके उसका उत्तर कॉपी में लिखेंगे, यानी पढ़ना और लिखने कौशल की बात की जाएगी, लेकिन सुनना और बोलने की बात नहीं की जाएगी। इस वजह से ये भी संकुचित हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, अंतःक्रिया। अंतःक्रिया मतलब कि इंटरेक्शन, यानी कि कम्युनिकेशन आप कह सकते हैं। कम्युनिकेशन 2 प्रकार से हो सकता है, या तो रिटन कम्युनिकेशन होगा या तो मौखिक अभिव्यक्ति होगी। दोनों कंडीशन में अगर आप मौखिक अभिव्यक्ति कर रहे हैं तो किसी से बात कर रहे होंगे तो उसकी बातों को सुनेंगे और सुन करके रिएक्ट करेंगे, यानी अपना जवाब देंगे, यानी सुनना और बोलना इसमें हो गया। और जब आप रिटन कम्युनिकेशन करते हैं तो रिटन कम्युनिकेशन में आप पत्रों को पढ़ रहे होते हैं और पढ़ करके उसका उत्तर दे रहे होते हैं, यानी कि अंतःक्रिया, इंटरेक्शन कम्युनिकेशन यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी में भाषाई क्षमता के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा। अंतःक्रिया, विकल्प नंबर 3 सही जवाब होगा। दोस्तों, हिंदी पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला आपको कैसी लगी, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी के साथ साथ सीटेट प्रीवियस ईयर अपर प्राइमरी और प्राइमरी के दोनों पेपर के कंप्लीट सोल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।